सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट बायोलॉजी चैनल कॉल्ड ओजोन क्लासेस। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज लगभग हर साल आप एक ट्रेंड देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आपका कॉन्ट्रासेप्टिव वाले टॉपिक से आता है। यानी आगे 25 से 30 मिनट की जो वीडियो होने वाली है ये आपको कम से कम 4 नंबर देके जाएगी नीट में। तो मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा सीरियसली इस वीडियो को देखें जिससे कि आपके 4 मार्क्स नीट के अंदर एकदम शॉर्ट कंफर्म हो जाए। और उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और उसके अलावा और भी जो टॉपिक है आगे के उनको पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर को अगले 2 दिन के अंदर कवर कर देंगे। सो लेट्स प्रोसीड एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि दुनिया में दो अलग अलग चीजें, पहला द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज सॉल्यूशन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर सॉल्यूशन टू समथिंग। वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं, या क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट करना चाहिए, या क्यों कॉन्ट्रासेप्टिव को इस्तेमाल एक्चुअल में करना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वाया द मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये बात जानेंगे आज। सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ चुकी हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। और हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से और भी काफी सारे रीजंस की वजह से क्या हो गया, आपका पॉपुलेशन आउटबर्स्ट हो गया, यानी पॉपुलेशन आउटब्रेक हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। मेन वजह यह है कि हेल्थ फैसिलिटीज आपकी बढ़ी, जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि अगर कोई बीमार होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उन्हें बचा लिया जाए। इसके अलावा द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज आल्सो इंक्रीज, यानी अब लोग पहले से सजग रहते हैं कि किस चीज से हमें हार्म हो सकता है एंड उन चीजों से बचने की भी कोशिश करते हैं, राइट। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इंप्रूव हुई है। और यहां पर काफी सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं हमारे माइंड के अंदर। जैसे हमें लगता है कि यार बचपन में कीचड़ में तो खेलना ही चाहिए, हमें लगता है कि यार क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल नाली में चली गई तो टप्पे मार मार के उस बॉल को झाड़ के दोबारा खेलना शुरू करना ही चाहिए, वो क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है। ये बातें अपनी जगह सही है। और आजकल क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द पॉश प्लेसेस या जो बहुत बड़े शहर हैं वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े हाई हैं। सुबह उठते ही बढ़िया लाइजॉल का पोछा लग जाता है, तो बच्चे का जो एक्सपोजर है बैक्टीरिया वगैरह से या माइक्रोब्स वगैरह से वो नहीं हो पा रहा है। सो पीपल आर लेस इम्यून ऑल्सो। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया होने की वजह से, हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़िया होने की वजह से, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से सॉरी क्या होता है, वो लोग बचाए जा सकते। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका कम हुआ है। यानी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान मदर की जो डेथ रेट थी और बच्चे पैदा जब होते थे तो इन्फेंट्स का जो डेथ रेट था वो कम हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज अगेन। तो ये जो पॉपुलेशन आउटब्रेक हुआ है इस वजह से बेसिक जो आपके रिसोर्सेज थे उनके लिए भी स्कैर्सिटी डेवलप हो गई। अब आपसे बेहतर ये चीज कोई नहीं जानता कि आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 18 से 20 लाख बच्चा बैठता है। आप नीट एग्जाम दे रहे हैं और 18 से 20 लाख बच्चा बैठता है कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए, यानी कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है जबकि माल बहुत कम है ना। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसीलिए तो कंपटीशन। सोचिए कि अगर हमारे पास बहुत सारी मेडिकल सीट्स होती, 2, 2.5, 3 लाख मेडिकल सीट्स होती तो आराम से अच्छे कैंडिडेट्स को सीट्स मिल जाती। लेकिन अब अच्छे कैंडिडेट्स में भी कंपटीशन है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। तो सिमिलरली जब पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो कुछ चुनिंदा चीजों के लिए, बेसिक रिसोर्सेज के लिए मारधाड़ होती है, लड़ाई होती है, मारकाट होती है और वहां पर कंपटीशन बढ़ता है, जिस वजह से आपका क्या होता है कि ओवरऑल सबको कम कम रिसोर्सेज मिल पाती हैं। अगर इक्वली भी बटनी होती हैं चीजें तो भी वो रिसोर्सेज कम कम बटती। जैसे अगर आप एक रेफरेंस लें वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कि दुनिया की पॉपुलेशन कब कितनी थी, तो सन 1900 में अगर आप देखें तो 2 बिलियन के आसपास, यानी 200 करोड़ के आसपास आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। सन 2000 में अगर आप देखें तो 600 करोड़ यानी 6 बिलियन के आसपास आपकी पॉपुलेशन थी। और 2011 में अगर आप देखें तो 7.2 बिलियन के आसपास यानी 720 करोड़ के आसपास आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो गई। तो देखो यार, महज 100 साल के अंदर आपकी पॉपुलेशन 3 गुना उछाल मार गई वर्ल्ड में।
और इसी तरह अगर आप इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947 के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन के आसपास थी। 350 मिलियन का अर्थ है लगभग 35 करोड़ लोग। और सन 2000 में अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन जो थी वो आपकी बहुत अच्छी खासी हो गई थी, क्लोज टू 1 बिलियन जो है आपको यहां पर देखने को मिल गई थी, राइट, क्लोज टू 1 बिलियन। है ना। और 2011 में हम लोग जो है सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बिलियन को क्रॉस कर चुके थे। अभी आप देखेंगे 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, यानी 1.4 बिलियन के आसपास आपकी करंट जो है चल रही है जनसंख्या की काउंटिंग। तो इतना ज्यादा जो है जनसंख्या में उछाल आ रहा है, और अगर हम इसी रेट से चलते गए तो आने वाले टाइम में रिसोर्सेज के लिए भी मारकाट स्टार्ट हो चुकी होगी। बहुत सिंपल सी बात, राइट। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी बड़ी, इंडियन पॉपुलेशन इतनी बड़ी, तो जाहिर सी बात है अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ नॉर्म्स निकालने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि यहां पर अगर आप देखो कि 1900 का डेटा अगर लें तो 2 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, और इसमें से 350 मिलियन यानी 35 करोड़ लोग हैं सिर्फ इंडिया के अंदर। यानी आप मान सकते हो एवरी 6th पर्सन इज एन इंडियन। आप क्या बोल सकते हो कि दुनिया की 15% पॉपुलेशन तो हम लेके बैठे हैं, तो एवरी 6th पर्सन ऑन अर्थ इज इंडियन बाय डिफॉल्ट, है ना। और एवरी 6th पर्सन और एवरी 5th पर्सन इज चाइनीज, है ना, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने अब कंट्रोल लगा लिया है पॉपुलेशन के ऊपर, एक चेक लगा दिया है, बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म। वन चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, यानी उन्होंने ये कह दिया है कि आप एक ही बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि मैरिजेबल एज ग्रुप्स के जो लोग हैं चाइना में काफी ज्यादा हैं। अगर सभी एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, 2-2, 3-3, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि चाइना एक बड़ा देश है, चाइना इंडिया के कंपैरिजन में क्षेत्रफल अगर आप देखें, अगर आप वहां पे एरिना देखें तो काफी बड़ा है, लेकिन तब भी दे आर क्वाइट अवेयर अबाउट व्हाट टू डू। तो इसीलिए उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म अपनाया है। इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि वन चाइल्ड नॉर्म नहीं अपनाया गया, यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो जो कपल्स है, जो कि वर्किंग कपल्स है, उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म अपनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट नारा जो हमें दिया जाता है वो है हम दो हमारे दो, है ना। क्या दे भाई तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं देना है। हम दो हमारे दो मतलब हम भी दो, यानी लेट्स से मैं और हमारी होने वाली वाइफ जब कभी होंगी, और हमारे दो मतलब 2 बच्चे पैदा कर लो। ये सबसे कॉमन थीम बताई जा रही है कि अभी हम 2 लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आते हैं, कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो भी 2 ही लोग होंगे जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे। तो 2 लोगों को 2 लोगों ने रिप्लेस कर दिया, तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आई, एक्सपेंशन नहीं आया, डिक्लाइन भी नहीं आया। लेकिन काफी लोग ऐसे होंगे जो 3-4 बच्चे पैदा करेंगे, तो उनको कंपनसेट करने के लिए कुछ लोगों को एक बच्चा भी पैदा करना पड़ेगा। और अभी सबसे अच्छा यही है कि एक बच्चा पैदा करके उस पर अच्छे से फोकस किया जाए। तो वन चाइल्ड नॉर्म बड़े शहरों के अंदर काफी कॉमन है। यहाँ पे एक ही बच्चा पैदा करके उसकी देखरेख पे अच्छा पैसा लगाया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसे दी जाती है, क्वालिटी एजुकेशन उसे दी जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आरसीएच जो हमने लेक्चर 1 में देखा था, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन को घटाने में सिर्फ मार्जिनल था, क्योंकि सिर्फ नारे लगाने से तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। और पॉपुलेशन का रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट आई उसके हिसाब से 2% है, यानी 2 लोग बढ़ते हैं 1000 लोगों में से पर ईयर। यानी अगर आप टोटल डेटा निकाल के देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस रेट के हिसाब से लगभग 33 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। मेरे भाई अगर इस रेट से हम लोग बढ़ते रहे और पॉपुलेशन डबल हो गई, आप मानो अगर 300 करोड़ लोग हो गए इंडिया में, बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना में जनसंख्या घनत्व नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, वहां पे लोग बहुत सारे हैं लेकिन इलाका भी ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली वो हमसे ज्यादा खुले खुले हैं। लेकिन यहां पर इंडिया में अगर आप वेस्ट बंगाल को देखोगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर पाई जाती है। लोग एकदम भिजे भिजे से रहते हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में काफी सारे लोग एक छोटे से इलाके में रहते हैं। तो अगर पॉपुलेशन डबल हो गई, इलाका तो उतना ही रहेगा, वो तो बढ़ने से रहा, वो तो एक्सपेंड हो नहीं रहा, तो अल्टीमेटली स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाएगी और मारकाट मचनी स्टार्ट हो जाएगी, इकोनॉमी एकदम डिप हो जाएगी। तो यहां पर इन चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए वी नीड सम कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों? आपको जान करके हैरानी होगी कि जितनी भी टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज हैं इंडिया के अंदर,
उसमें से 20% से भी ज्यादा अबॉर्ट कर दी जाती है। यानी लेट से अगर इंडिया में एक साल के अंदर 10 करोड़ बच्चा पैदा होना था तो उसमें से 2 करोड़ को अबॉर्ट कर दिया जाता है, बिकॉज दोज बेसिकली फीटस, क्योंकि अभी वो पैदा ही नहीं हुए थे, अबॉर्ट कर दिए गए, तो वो जो फीटस है मेरे दोस्त, वो बेसिकली अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स की वजह से हुए हैं, जो कि एक कपल चाह नहीं रहा था बट हो गए, राइट। सो फॉर देम द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर बीन इंट्रोड्यूस। उसके और भी रीजन है कॉन्ट्रासेप्टिव इंट्रोड्यूस करने के, लेकिन मेन ये है कि इफ यू वांट टू हैव सेक्स, इफ यू डोंट वांट टू हॉल्ट इट, बट स्टिल इफ यू डोंट वांट टू कमिट अ बेबी, देन अल्टीमेटली यू नीड टू गो फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, राइट। और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें चलाई, एनजीओ को भी एक्टिवेट किया, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को भी एक्टिवेट किया। जो मैरिजेबल एज है आपकी फीमेल के अंदर उसको 18 किया, जिसको और बढ़ाने की बात करी जा रही है, इनको भी 20 करने की 21 करने की बात की जा रही है, और 21 है ये मेल के अंदर। क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि भाई 14 साल की बेटी हुई, 13 साल की बेटी हुई, शादी कर दो। जैसे मैं अपनी नानी का रेफरेंस लेके बताता हूँ, व्हेन शी यूज्ड टू टेल अस सम स्टोरी, शी वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड की उस टाइम पे शी गॉट मैरिड, है ना। तो ऐसा केस था पहले, बहुत पुराने जमाने में, क्योंकि नानी इज वेरी एजेड, अराउंड 78 ईयर्स, तो उस टाइम पे ये केस चलते थे। और आज जब गवर्नमेंट ने कर दिया 18 साल, तो अब कई लोग क्या करते हैं, बेटी के 18 होने का इंतजार करते हैं, करनी शादी पहले ही। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि मेरे भाई इनकी शिक्षा पे पैसा लगाओ, है ना, इनको कुछ बनने का मौका दो, तब जाके आप इनकी शादी करवाना। लेकिन अब क्या करते हैं, ये आराम से, जैसे कि 14-15 की हो गई बेटी, है ना, पढ़ाई छुड़वा के घर पे काम वाम सिखाया, थोड़ा बहुत नॉर्मल जो घर का काम रहता है, और उसके बाद कि हाँ भाई अब ये घर का काम करने में सक्षम हो गई है, तब 18 साल का होते ही, जिससे गवर्नमेंट का लफड़ा ना पड़े। क्योंकि इंडिया में जो एक बात आई पर्सनली फील इज नॉट गुड, कि हमें पुलिस से डर लगता है, पुलिस इज फॉर आवर हेल्प, है ना, हमें डर लगता है बेटी की शादी 18 से पहले क्यों नहीं करानी, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि केस हो जाएगा, 18 का होते ही करा देंगे, मतलब करनी वही गलती, बस 1 साल का गैप दीजिए, है ना। हेलमेट इसलिए नहीं पहनना कि खुद की जान कीमती है, हेलमेट इसलिए पहनना है कि कहीं पुलिस वाले चालान ना काट दे, मास्क इसलिए लगाना है कि पुलिस वाला ना पकड़ ले, चाहे नाक के नीचे लगा लो। सो जब तक ये मेंटेलिटी रहेगी तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। So it becomes very important to understand that why the marriageable age is being kept at 18 years. We need to understand that, right? So अभी इसको भी बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इनके काफी सारे फीचर्स होने चाहिए। तो हम बात करेंगे कि किस किस कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन सा फीचर है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रासेप्टिव हम चाहेंगे यूजर फ्रेंडली हो, है ना, यूजर फ्रेंडली हो, भाई एक यूजर उसको अपनाना चाहे, इसके साइड इफेक्ट्स कम हो। अगर समझ लो कि पता लगा एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया, उसके साइड इफेक्ट इतने थे कि फीमेल रोज बीमार पड़ रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, डजंट मेक सेंस, इससे बढ़िया रह नहीं देते, इतनी तकलीफ से अच्छा, है ना। तो साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए, इजिली इंसर्टेबल होना चाहिए, है ना, कि अगर कोई प्राइवेसी मेंटेन करना चाहे तो प्राइवेसी मेंटेन कर ले। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम्स, है ना, दे आर सेल्फ इंसर्टेबल, so ultimately a user can purchase it from a medical store and ultimately he can use it on his own, अपने आप ही इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्राइवेसी मेंटेन रहती है, राइट। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल डिजायर को ये कम ना करे, सेक्सुअल डिजायर के साथ ये छेड़खानी ना करे, सेक्सुअल डिजायर shouldn't be halted, क्योंकि सेक्सुअल डिजायर के साथ छेड़खानी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। सेक्सुअल डिजायर के साथ कोई छेड़खानी ना करे। और भी ऐसे काफी रीजंस हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव को आइडियल बनाते हैं, है ना। ये चीप भी होना चाहिए कि हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए। पता लगा कॉन्ट्रासेप्टिव है 1 लाख रुपए का, तो कोई नहीं लगवाएगा भाई। जिसके पास 1 लाख रुपए ही नहीं है वो यही सोचेगा भाई बच्चा पैदा करके इतने में तो मैं 20,000 में तो बच्चा ही पाल लूंगा, है ना, क्योंकि इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता बच्चे का। तो उस हिसाब का भी थॉट प्रोसेस कुछ लोगों का हो सकता है। तो हमें एक ऐसा पैरामीटर सेट करना है जो सबके लिए ठीक हो, राइट, कि एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव तो आपको सूट करे, बिकॉज देयर आर डाइवर्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एक तो ऐसा मेथड मिले जो आप खुद बोलो कि ये मेरे लिए ठीक है। इतना बूफे लगा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, उस बूफे में से एक तो सिलेक्ट करना है, राइट, इफ यू वांट टू हॉल्ट। और अदरवाइज अगर you want to have a baby then you don't need contraceptives obviously। जिसको चाहिए उसके लिए एक सिलेक्शन है, उसके लिए ऑफर्स है, उसके लिए ऑप्शंस हैं कि भाई इनमें से कुछ ले लो। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं वो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब ये क्या है,
बुद्धि के हिसाब से आपको इस्तेमाल करने। जैसे पहला जो कॉन्ट्रासेप्टिव है इसका नाम है लैक्टेशनल एमिनोरिया की बात कर लेते हैं। एक सेकंड, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? दूध पिलाना यानी स्तनपान कराना। एमिनोरिया मतलब, ए का मतलब एब्सेंट, मेन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। ए का मतलब एब्सेंट, मेन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन, यानी जब तक एक फीमेल अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब तक उसमें मेंसेस दोबारा स्टार्ट नहीं होते। यानी अगर एक फीमेल अपने बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करती है तो अप टू 6th मंथ she can't get menses, it means that she can't get ovum। जब ओवम ही नहीं है तो स्पर्म आता भी रहेगा तो भी फ्यूजन नहीं होगी। तो 6 महीने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ये ठीक माना जाता है, इसमें आपको कुछ इस्तेमाल नहीं करना। अप टू 6 months यू कैन हैव अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल एमिनोरिया। ठीक है। दूसरा जो है इट इज कॉल्ड एज कॉइटस इंटरप्टस। कॉइटस इंटरप्टस जिसको क्या बोला जाता है? विथड्रॉवल मेथड भी बोला जाता है। विथड्रॉवल मेथड में टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है मेरे दोस्त, है ना। बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्री इजैक्यूलेट दैट कम्स बिफोर द इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन। सो व्हेन अ मेल एंड फीमेल आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, उस टाइम पर द मेल गेट अ स्टिमुलेशन दैट ही इज अबाउट टू इजैक्यूलेट। एक फीलिंग आ जाती है कि नाउ आई एम अबाउट टू इजैक्यूलेट। उस टाइम से पहले ही नीड टू विथड्रॉ हिज पीनस आउट सो दैट the semen wouldn't be entering the female genital tract. It's very simple. If you are not letting the semen enter into female genital tract, then obviously they can't fertilize ovum, and if they can't fertilize ovum, there is no fertilization, there would be no pregnancy. Very simple. So coitus interruptus या withdrawal का मतलब ही क्या हो गया, है ना। withdrawal का मतलब a male has withdrawn his penis, है ना। male has withdrawn his penis out. He has withdrawn his penis out and penis is out, so ejaculation is done outside. फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में स्पर्म्स को ना भेज करके आपका बाहर स्पर्म्स को इजैक्यूलेट कर दिया जाता है। थर्ड जो मेथड है दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का क्या मतलब? पीरियोडिक मतलब टाइम के हिसाब से। पीरियड होते हैं ना, एक स्कूल में पीरियड होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, रिसेस, है ना। फिर उसके बाद फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ऐसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें खतरा नहीं लेने का। तो फीमेल यूज्ड टू ट्रैक हर मेंसेस। अगर आप किसी अडल्ट फीमेल से बात करोगे, जैसे यू नो इफ लेट्स से आई एम गोइंग टू कॉलेज, सो वहां पे द फीमेल्स यूज्ड टू गेट अ ट्रैकर बिकॉज दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ, है ना। कि यार लेट्स से लास्ट टाइम मेरा जो मेंसेस है वो 1 से 5 तारीख को आया था, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगली बार जो है लगभग 31 तारीख 30 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 28 डेज की साइकिल है। सो व्हाट दे डू इज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। अब ऑब्वियसली व्हाई आई वुड इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन, है ना। आपने को कुछ करना नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए कुछ एप्लीकेशन है, मैं आपको पूछ के बताऊंगा अभी अपने काफी दोस्तों से कि कौन सी एप्लीकेशन है। वहां पे यू कैन मेक अ ट्रैकर, एवरी मंथ यू कैन ट्रैक कि भाई ये 5 दिन या ये 3 दिन या ये 4 दिन जो है मेंसेस चले। सो नेक्स्ट टाइम आपके पॉसिबली क्या चांसेस हैं, किस डेट पे चांसेस है मेंसेस आने के, वो ऐप ही आपको बता देगी, है ना। सो इफ लेट्स से चांसेस हैं एग आने के, उस हिसाब से आप एग का भी कंक्लूड कर सकते हो कि मेंसेस आ गए, उसके बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी, तो लेट्स से एग आने के चांसेस है 11th डेट को, है ना। वो आपको पॉसिबली बता देगा 11th डेट को एग आने के चांस। इससे 2-3 दिन पहले और इससे 2-3 दिन बाद, क्योंकि एकदम परफेक्ट घड़ी नहीं छपी है दिमाग में, है ना। पीनियल ग्लैंड है लेकिन घड़ी नहीं है। 11th के बाद 12th 13th 14th मान लो, और इससे पहले आपका 10th 9th 8th मान लो। ये जो आपका टाइम है ना, आपका 11th है ये, 10th 9th 8th, यानी 8th से
14th तक इसमें आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एग आने के चांसेस है। इसमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इससे पहले का जो है सेफ पीरियड है, इससे पहले का सेफ पीरियड है, इससे बाद का सेफ पीरियड, ठीक है। लेकिन ये जो सारे के सारे मेथड है, इसमें क्योंकि कुछ बाहर का तो इस्तेमाल हो नहीं रहा, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है ना। लैक्टेशनल एमिनोरिया में भी बाहर का कोई बैरियर वगैरह, कोई पिल, कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लिया ना, कोइट्रस इंटरप्टस में लिया ना, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस में लिया। सो देयर इज नथिंग एक्सटर्नली यूज्ड, दैट्स व्हाई देयर इज नो साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो जीरो ही है, कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे बुद्धि के अलावा, बुद्धि का कोई साइड इफेक्ट है नहीं, है ना, नो साइड इफेक्ट। बट यहां आती है गड़बड़, फेलियर चांसेस इनके मैक्सिमम। लैक्टेशनल एमिनोरिया तुमने 6 महीने किताब में पढ़ लिया, क्या पता 5.5 महीने में काम करना बंद कर दे, एंड के 15 दिन में तुम्हें धक्का लग जाए। कोइटस इंटरप्टस, हो सकता है कुछ स्पर्म्स पहले रिलीज हो गए हो बिफोर एजैक्युलेटिंग आउट। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कई फीमेल हैं जिनमें पीसीओडी पीसीओएस की बीमारी होती है ना, या फिर कईयों की साइकिल्स एबनॉर्मल चल रही होती हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस। हो सकता है तुम प्रिपेयर करके बैठे हो 8 से 14 के बीच में अनप्रोटेक्टेड नहीं करना, 7 को तो कर ही सकते हैं, 6 को तो कर ही सकते हैं, पर हो सकता है जोर का झटका तुम्हें लग जाए। तो यहां पर इनके फेलियर चांसेस हाई हैं, इसीलिए उनको बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई बहुत शाने लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने की जरूरत है और मैथमेटिकली काफी साउंड होने की आवश्यकता है। बैरियर मेथड, अब यहां पर आप एक बैरियर का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो बैरियर क्या करेगा, स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकेगा, गैमेट्स की मीटिंग को रोकेगा। अगर गैमेट ही नहीं मिले तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो आगे के सारे प्रोसेस खुद ब खुद रुक जाएंगे। जो सबसे कॉमन यहां पर इस्तेमाल किया जाता है बैरियर मेथड, दैट इज कॉन्डम्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल ओवर हियर इज कि ये रबर या लेटेक्स के बने हुए बैरियर्स होते हैं जो कि अवेलेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। क्योंकि हमें क्या लगता है कि एड जो आती है ना, जिस एड में पूरा खानदान ऑकवर्ड हो जाता है अगर साथ बैठा तो, वहां पर हमें सिर्फ मेल कॉन्डोम जो है उसके कॉमनली एड दिखाई देते हैं, और यूजुअली दे आर ऑल्सो perpetuated well in the market, they are propagated or promoted well in the market, but they are also available for female. The male has to wrap it up on his penis, but in case of female the cervix and vagina are covered by the female condom. यहां पे क्या होता है, उसके अंदर ही, उस रबर लेटेक्स शीट के अंदर ही गैमेट्स जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ मेल इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर बैरियर, तो उसके अंदर ही आपके स्पर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे, दे वोंट गो इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, तो द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर ऑलमोस्ट निल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर डिस्पोजेबल, तो एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं पहुंचाते, कुछ ऐसे मटेरियल से इन्हें तैयार किया जाता है कि डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल हो। देन द प्राइवेसी इज वेरी हाई, यू कैन परचेज इट फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर एंड अल्टीमेटली द प्राइवेसी इज सुप्रीम, ठीक है, बिकॉज इट इज सेल्फ यूजेबल, ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इट ऑलवेज प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एसटीडी और एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस जो है उनसे भी आपको बचाता है। दैट इफ अ पार्टनर इज हैविंग HIV, लेट्स से, एंड यू डोंट न्यू इट, बट इफ यू आर wearing a barrier at that point of time, there are chances that you will be safe from STI. So it's recommended, और इसीलिए they are highly used, they are one of the most loved and easily available contraceptives, है ना, they are very highly used। हमने, मैं पर्सनल अपना बता रहा हूं, हमने गांव में जा जाके बांटे भी, है ना, that is also a case। When you read in a government university, there are always some government universities who take initiatives कि आसपास के गांवों को सजग करना है। So I've also delivered lectures on menstrual cycles, female hygiene, distributed condoms by letting some मेडिकल कैंप्स इंस्टॉल्ड विद द हेल्प ऑफ सम डॉक्टर्स ऑन एड्स डे, बहुत सारी चीजें। सो इनमें कभी मौका मिले पार्टिसिपेट करना, आपको लोगों की सोच पता लगेगी कि यार इसको कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है, कितना एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या इसको लेकर के सोच कैसी है ना। तो दे आर हाईली यूज्ड, क्योंकि प्राइवेसी यहां पर ज्यादा है और एसटीआई से बचाता है आपको। दैट्स व्हाई
इनका जो इस्तेमाल है सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं मेरे दोस्त, जैसे कि डायफ्राम, सर्वाइकल कैप। अब नाम क्या है, सर्वाइकल कैप तो सर्वाइक्स के ऊपर लगेगी, है ना, सर्विक्स के ऊपर। वॉल्ट है, तो ये भी आपके रबर के बैरियर्स होते हैं, है ना, जो कि यूजुअली फीमेल के लिए है। तो नाम ही है सर्वाइकल कैप, और उसी के साथ ही तो ये ड्यूरिंग कॉइटस यानी ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये सर्विक्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर रियूजेबल, इनको धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर वॉशेबल ऑल्सो, बट दिस थिंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्डम्स, है ना, वो यू नीड टू थ्रो आफ्टर यूज। और स्पर्मिसाइडल क्रीम, साइडल का मतलब होता है डेथ कर देना, मार देना, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम मतलब ऐसी क्रीम जो स्पर्म को मार देती है, खा जाती है, फैगोसाइटोसिस कर देती है ना। ऐसी क्रीम्स, ऐसी जेलीज और फोम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है अलोंग विद दी सर्वाइकल कैप्स एंड बॉल्ट्स, जिससे कि अगर एक आधा स्पर्म एंटर कर भी जाए तो उसके लिए मसीहा खड़े हैं और उस स्पर्म को मार देंगे, है ना। तो ये था आपका बैरियर मेथड, जहां पे क्या आता है, कॉन्डम्स मोस्ट प्रेफरेबली, सेकंड सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स एंड डायफ्राम्स, और उनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फोम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड वन इज आईयूडी। थर्ड वन इज आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन डिवाइस, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रा मतलब अंदर, किसके, यूटराइन मतलब यूट्रस के। ऐसे डिवाइसेस जो यूट्रस के अंदर इंप्लांट कर दिए जाए उन्हें इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस बोला जाता है। मानते हो, यूट्रस के अंदर अगर इन्हें इंप्लांट करो तो खुद नहीं कर सकते, इसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक सीनियर नर्स लगती है, यानी प्रैक्टिशनर या नर्स यहां पर लगती हैं, जो कि आईयूडीज को इंसर्ट कर सकती हैं यूटरस के अंदर। ठीक है, ये हम खुद नहीं कर सकते, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बिट कॉस्टली, लेकिन इसका रनवे भी उतना है कि ये लंबा टिके, इसीलिए इसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी माना जाता है ना, क्योंकि लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी से बचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपेस लूप। इन 3 लाइन से 4 नंबर का काम आता है नीट में हर ऑल्टरनेट ईयर। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, आपने कॉपर टी का नाम सुना होगा, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इज प्रोजेस्टेसर्ट, प्रोजेस्टेरॉन से मिलता जुलता है, तो ये तो हो ही जाएगा प्रोजेस्टेसर्ट, और एलएनजी 20, है ना। तो लिपेस लूप इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग इज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग इज प्रोजेस्टेसर्ट एंड एलएनजी 20। ये क्या करते हैं, बेसिकली फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं स्पर्म का। इसके अलावा आप टिपिकली देखें कि कॉपर आयंस क्या करते हैं, तो कॉपर आयन क्या करते हैं, कॉपर आयंस बेसिकली यहां पर स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हुई तो आपको पता है उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी अगर खत्म हो गई तो वैसे भी वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के लेवल को बढ़ा देते हैं, तो ये बेसिकली सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं कि यहां पे कोई स्पर्म ना आ पाए, सर्विक्स हॉस्टाइल बन गई फॉर स्पर्म, एज वेल एज यहां पर इम्प्लांटेशन को भी ये ब्लॉक कर देते हैं। यानी अगर गलती से स्पर्म और ओवम की मीटिंग हो भी गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, वो यूट्रस पे जाके चिपक नहीं पाएंगे। सो इसीलिए इन्हें आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कहा जाता है, बिकॉज दे हैव वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट कुड बी डन वेल, है ना। और ये जो आपके आईयूडीज हैं ये इसीलिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कहलाते हैं। अब कुछ दवाइयां या गोलियां आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें ओरल पिल्स कहा जाता है क्योंकि ओरली ली जाती है ना। ओरल पिल्स में क्या होता है, 2 तरीके की चीजें होती है, या तो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है या फिर आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई हुआ तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन काफी हाई है तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो ओरल पिल्स हैं ये बेसिकली इन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देते हैं, जैसे लास्ट टाइम पे हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाया गया था, तो ये क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं कि अगर गलती से स्पर्म ओवम का फ्यूजन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। ये जो है सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देते हैं। सर्वाइकल म्यूकस अगर थिक हो जाएगा तो कोशिश ये रहेगी कि स्पर्म एंटर ना ही कर पाए।
और अगर वो एंटर कर भी गया है थोड़ा बहुत, तो उनको मारने के लिए भी, स्पर्म को मारने के लिए भी अलग अलग यहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं कि हाँ भाई तुम आओ, हम तुम्हारा चालान काट देंगे, है ना। तो ओरल पिल्स इस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। अब जो ओरल पिल्स है ये 21 डेज के लिए ली जाती है कॉमनली, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे आफ्टर मेंसेस। यानी लेट से स्टार्टिंग से अगर बात करते हैं, लेट से 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को किसी फीमेल को मेंसेस हुए, 5 तारीख से स्टार्ट करके 21 दिन यानी 26 तारीख तक शी कैन टेक द पिल्स। आफ्टर दैट 2-3 दिन का गैप रहेगा, फिर 3-4 दिन मेंसेस रहेंगे, फिर 21 दिन लो, फिर 2-3 दिन का गैप रहेगा, 3-4 दिन मेंसेस, फिर 21 दिन का गैप लो। तो ये जो है आपका चलता रहता है। ये 21 दिन लेने रहते हैं 28 दिन में से, इसे 21 डेज पिल कहा जाता है। और एक है आपकी सहेली जिसके बारे में हमने बात करी थी, खासकर फीमेल्स की सहेली, ये CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई थी। ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, यानी इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड ये आपकी वंस अ वीक पिल है, यानी 1 महीने में 4 पिल्स ही लेनी है। जैसे आपने एक शेड्यूल बना लिया कि हर मंडे मुझे एक पिल लेनी है, तो हर मंडे आपको एक पिल लेनी है। यहां पे नॉन स्टेरॉइडल जो प्रिपरेशन है इसको सेंटक्रोमन कहा जाता है ना। ये आपकी सहेली हो गई। अब काफी केसेस में, लेट्स से इन द केस ऑफ रेप और इन द केस ऑफ कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इफ यू डोंट वांट अ बेबी देन देयर आर emergency contraceptives। emergency contraceptives कि यार अब नहीं चाहिए बेबी या कोई मिस हैपनिंग हो गई, देन अल्टीमेटली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कि अनवांटेड 72, तो विद इन 72 आवर्स आपको ये देना होगा। विद इन 72 आवर्स जो भी फर्टिलाइजेशन हुई है वो आपकी फिर उसके आगे ब्लॉक हो जाएगी। सिमिलरली आप चाहते हैं कि ये हार्मोन्स आपके धीरे धीरे रिलीज होते रहे, तो आप इंजेक्शंस के थ्रू या इम्प्लांट्स के थ्रू, आप स्किन के नीचे इम्प्लांट्स लगा सकते हैं जो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे हैं, तो आप इन्हें इम्प्लांट भी करा सकते हैं अंडर द स्किन, या इंजेक्शन भी ले सकते हैं जो धीरे धीरे आपके हार्मोन्स को रिलीज करते रहे, तो अल्टीमेटली इनका जो बफर टाइम है वो काफी ज्यादा रहता है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा है। सहेली के तब भी कम है। जो नॉर्मल आपके इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं इनके साइड इफेक्ट थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा है। लॉन्ग रन में दे विल हार्म। If you are taking, if you're not wearing condom and you think that will take emergency contraceptive each and every time, it will harm you in a long run. In day first, it won't, harm you anyhow. लेकिन when you will do it consistently, it will be very harmful because you are playing with the hormones of your body. Right? फीमेल में कुछ कंसंट्रेशन निर्धारित है हार्मोन की, वो नेचुरली शूट होती हैं, ड्रॉप होती हैं, दैट्स फाइन. But if you are controlling the hormonal level of a female, it doesn't make sense. It means that we are going against nature, right? So that's why the side effects are more. Now sterilization. Sterilization is a terminal method. Terminal method मतलब भाई केबल कनेक्शन कट चुका है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसकी irreversibility is very poor. Irreversibility इज वेरी वेरी पुअर. मतलब आप चाह के भी फिर बहुत अच्छे तरीके से केबल कनेक्शन को नहीं जोड़ सकते. जैसे इन केस ऑफ मेल, स्पर्म कौन लेके जाता है आपका आगे तक. जैसे टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, टेस्टिस में आपका सबसे पहले कहाँ गया, आपका स्पर्म समझ लीजिए रेटे टेस्टिस में गया, है ना. फिर उसके बाद और भी चीजें थी, एपिडिडाइमिस था, वासा इफेरेंशिया था, फिर वास डेफरेंस लेके जा रहा था उसे आगे तक, इजैकुलेटरी डक्ट तक. तो वास डेफरेंस को काट दो तो इसे क्या कहा जाता है, वैसेक्टोमी. वास डिफरेंस काटा ना तो वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस काट दिया. तो मेल में वास डिफरेंस काट दिया और स्क्रोटम के ऊपर उसे टाई कर दिया, यानी गांठ मार दी उसको काट करके. जैसे ये एक केबल है, इसको काटा, यहां पे एक गांठ लगा दी कि अब इसके आगे कुछ ना आ पाए, और यहां पे गांठ लगा दी इसमें कुछ एंटर ना कर पाए. तो दोनों कनेक्शन यहां पर काट दिए, है ना. तो वैसेक्टोमी होती है मेल के अंदर. एंड फेलोपियन ट्यूब काट दी जाती है जो कि ओवम को लेके आती है आपका
एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब काट दी तो इसे क्या बोले, ट्यूबेक्टोमी। भाई नाम ही है ना, फेलोपियन ट्यूब काट दी तो ट्यूबेक्टोमी है इन फीमेल। गांवों में पहले पुराने जमाने में नाना जी कहानी सुनाते थे, इनाम भी मिलते थे, इंसेंटिवाइज भी किया जाता था। आज छोटी फैमिलीज को इंसेंटिवाइज करते हैं लोग, पहले क्या करते थे, नसबंदी करा लो, रेडियो देंगे। वैसे भी ठीक है, नसबंदी करी दी तो अब बैठ के जिंदगी भर गाने ही सुनने और तो करना ही क्या है ना। रेडियो बोले हम देंगे, हम स्पॉन्सर करेंगे, या कंबल देंगे, है ना। तो पुराने जमाने में देवर वेरी लुक्रेटिव इंसेंटिव्स। सो इस तरीके से मतलब काफी घर बार में जब बैठते हैं, अभी तो मैं नानो इज नो मोर, बट ऐसे मतलब घर बार में कभी बैठते थे तो कुछ ऐसे हंसी मजाक का कुछ मुद्दा छिड़ जाता था, तो वहां पे ऐसी बातें सुनने को मिलती थी कि हाँ, कि फलाने की नसबंदी कर दी थी एक रेडियो के चक्कर में। तो इस हिसाब की चीजें होती थी। टू प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंसेंटिवाइजेशन इज नीडेड, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनको यूज करना रिप्रोडक्टिव हेल्थी होने के लिए मैंडेटरी नहीं। लेट्स से इफ अ पर्सन इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स और उनका बेबी हो गया, वो बेबी पाल रहे हैं बढ़िया तरीके से, वो अपने काम धंधे पे लग गए, बेबी को अच्छा रेस कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। लेकिन अगर आपको यूज करने तो आप कर भी सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, ये कंपल्सेशन नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, करना ही करना है ऐसा किसी ने नहीं बोला, जरूरत है तो करो, ऐसा सिर्फ सुझाव दिया गया। सो साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है, इफ यू यूज इट मोर देयर वुड बी नाउजिया विच इज वेरी कॉमन। एमबीबीएस में तो तुम देखोगे किसी भी बीमारी का अगर आपको वर्णन करना है, व्हाट आर द 4 डिफरेंट सिम्टम्स, देयर आर सेवरल थिंग्स विच आर वेरी कॉमन, एकदम स्टैंडर्ड है। नाउजिया है ना, इसके अलावा फीवर है, हेडेक, बॉडी एक, ये कहीं भी डाल सकते हो, ऐसी चीजें हैं जो फिट कर दी जाती है ना। तो नाउजिया है, यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन में ज्यादा पेन है, एब्डोमिनल पेन है। इसके अलावा इरेगुलर ब्लीडिंग है, क्रैम्प्स है। इसके अलावा इन एक्सट्रीम केसेस देयर इज ब्रेस्ट कैंसर आल्सो, देयर इज फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड निकलता रहेगा वजाइना से। ऐसी सारी चीजें आपकी होती रहती है, तो इनको एक अच्छी गाइडेंस के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। किस हिसाब से इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, वो भी आपको देखना है ना। सबसे बेस्ट है आईयूडी एंड कॉन्डम्स अकॉर्डिंग टू मी। इफ यू नीड प्राइवेसी, इफ यू डोंट वांट एसटीआई, go for condoms. If you want a long run halt from pregnancy, go for IUDs. Very simple. देखते हैं भाई पुराने जमाने में कौन से सवाल पूछे गए थे। Which of the following contraceptive method involve a role of hormone? हार्मोन किसमें इंपॉर्टेंट है? पिल्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही हो गई एक तरीके से, सेम बात है। बैरियर मेथड में कुछ भी नहीं है मेरे भाई, बैरियर मेथड में हार्मोन का जिक्र नहीं आता। दे आर रबर शीट, हार्मोन का कुछ लेना देना नहीं है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया में आपके यार प्रोलैक्टिन वगैरह एकदम पीक पे रहते हैं, हार्मोन तो है ना यार, प्रोलैक्टिन पीक पे है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही तो काफी हार्मोन्स ड्रॉप भी हुए होंगे जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही। और पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में तो था ही, तो ये बात हमारी अभी तक ठीक है। और आगे देख लेते हैं कोई बेटर ऑप्शन मिलता है क्या। बैरियर मेथड है, काट दो, है ना। कॉपर टी में हार्मोन नहीं होता, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी नहीं है, वो प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 थी। कॉपर टी में कॉपर आयन, कॉपर इज नॉट अ हार्मोन, तो ठीक है। मतलब इनमें से सबसे बेस्ट बी है, बी इज द आंसर। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20 दो ही हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका तो रट्टा लगा होना चाहिए भाई। कोई पूछे कॉपर रिलीजिंग, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375, नॉन मेडिकेटेड लिपेस लूप, है ना। और आपका हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन, LNG-20 रटा होना चाहिए एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बात कौन सी है। आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर इनका वायबिलिटी टाइम होता है, उसके बाद इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, मेडिकल प्रैक्टिशनर या सीनियर नर्स की जरूरत पड़ती है, खुद से नहीं किया जा सकता। आईयूडीज इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूटरस, ठीक है। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, भाई गैमेट तो आ ही गया ना, उसी को तो, उसकी मोटिलिटी को ही तो सप्रेस कर रहे हैं कॉपर वगैरह इन केस ऑफ आईयूडीज, है ना। तो फैगोसाइटोसिस को ये बढ़ाता है, ये बात सही। द कॉन्ट्रासेप्टिव, सहेली, सहेली जी की बात आ गई, ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, इम्प्लांटेशन को रोकता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करके, बात ठीक है। आगे देखते हैं, और हो सकता है बढ़िया ऑप्शन मिल जाए।
अभी आई एम नॉट श्योर कि आंसर यही है, थोड़ा देख लेते हैं। इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन। भाई एग तो निकलेगा, प्रिवेंट ओव्यूलेशन जैसा कुछ नहीं है। उसकी फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन तो होगा ही, क्योंकि वो एक नेचुरल इवेंट है, उसको आप नहीं रोक सकते। इट इज एन आईयूडी, सहेली इज नॉट एन आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस नहीं है, ओरल पिल है। इट इज अ पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉइटस के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप 21 डेज ले रहे हो, 21 डेज पिल भी होती है, वंस इन अ वीक पिल होती है, तो आप रेगुलर ले रहे हो तो इट्स प्री कॉइटस पोस्ट कॉइटस ऑल्सो। सो ये बात भी गलत है ना। तो पहली बात ही आपकी सही थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, आपको अभी बताया था कि ये सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को। ढूंढ लो, गैमेटोजेनेसिस को नहीं रोक सकते, स्पर्म आएंगे। दे मेक यूट्रस इनसुटेबल फॉर इंप्लांटेशन, ये आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का था, कॉपर का नहीं था। द इनिबिट ओव्यूलेशन, क्यों ही ओव्यूलेशन को इनिबिट करेंगे, इंप्लांटेशन को रोक लेंगे, है ना। पर मेनली ये क्या करते हैं, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये आपका कॉपर का मेन काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टेसर्ट, LNG20, LNG20 दिया हुआ है, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, इनकरेक्ट क्या है, वैसेक्टोमी के रिगार्डिंग, यानी वास डिफरेंस यहां कटेगा। नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड यानी आगे जो रिलीज हो रहा है उसमें स्पर्म नहीं है, क्योंकि स्पर्म को तो रास्ते में ही रोक लिया था वास डिफरेंस काट के, तो बात ठीक है। नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस पहले आता है वास डिफरेंस से, तो उसमें स्पर्म पहुंच सकता है, उसमें स्पर्म पहुंच सकता है भाई। भाई जहां से नल की कटी है उससे पहले तो कहीं भी पहुंच जाएगा ना, तो एपिडिडाइमिस में पहुंच सकता है। तो ये बात इनकरेक्ट है, ये सही आंसर हो जाएगा। वास डिफरेंशिया काट के टाई किया जाता है, एकदम सही है। इरिवर्सिबल स्टेबिलिटी, इरिवर्सिबल होता है, दोबारा से कनेक्शन नहीं जोड़ सकते, तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जो इनकरेक्ट है यहां पे। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस में स्पर्म जा सकते हैं, ये सही होना चाहिए था, तो बी इज द आंसर। Which of the following approaches does not give defined action of contraceptive? Hormonal contraceptive prevent या retard करते हैं entry of sperm, cervical mucus की quality को change करके, prevent ovulation and fertilization, इसको भी एक तरीके तक hormonal वाले hamper कर सकते हैं। Vasectomy prevents spermatogenesis, spermatogenesis होके रहेगी चाहे कुछ भी कर लो, तो spermatogenesis होगी, आपने नल की काटी है बस, है ना, तो ये बात गलत है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपस में गैमीट आसपास नहीं आ रहे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करेंगे, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को रोकेंगे, यानी आईयूडी के डिफरेंट टाइप्स को यहां पर कंसिडर कर लिया गया है। कॉपर रिलीजिंग वालों का ज्यादा जिक्र किया गया है, ठीक है, तो बी इज द आंसर, जो कि गलत है। वैसेक्टोमी में द पाथ ऑफ स्पर्म इज ब्लॉक्ड, नॉट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ट्यूबेक्टोमी यानी यहां पर फेलोपियन ट्यूब काट दी गई, A small part of fallopian tube is removed or tied up, एकदम सही बात है। Ovary is removed, गलत बात है। Small part of vas deferens, मेल की बात हो रही है, ये तो वैसे ही गलत है। Uterus removed surgically, इसे hysterectomy कहा जाता है, बात गलत है, ए आपका आंसर हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, देखो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है LNG20, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पे इतना पूछा गया है। Which one of the following is not a method of contraception? Which one of the following is not a method of contraception? कॉन्डम्स बैरियर मेथड है। पिल्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, नहीं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन के अलग काम है ना। लिपस लूप है आपका नॉन मेडिकेटेड, ट्यूबेक्टोमी आपका सर्जिकल मेथड है, बी आपका आंसर हो जाता है। फिगर दी हुई है, ये आपका फीमेल है, फीमेल के ऊपर यहां पर देखो आपका ट्यूबेक्टोमी यानी फेलोपियन ट्यूब यहां पर काट दी गई है, ट्यूबेक्टोमी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, अगर आपको नोट चाहिए इस चैप्टर के तो एक बार मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। एंड आई होप आपको मजा आया होगा इस लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, जहां पर हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अगले 2 लेक्चर के अंदर इसको हम कंप्लीट कर देंगे, कंसोलिडेट करके खत्म कर देंगे। चलो यार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन के अंदर, बाय।